चलते हैं। आज आज हम क्या करेंगे? मई थर्ड वीक का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है। मार्च, सॉरी, मार्च थर्ड वीक का। ऐसे ही हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि अब कल हमने करा था फोर्थ वीक का, और आज हम करें थर्ड, फिर सेकंड का करेंगे, और ऐसे ही फर्स्ट वीक का करेंगे। ऐसे करके हम मार्च कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लेंगे लोग धीरे धीरे करके। आज यहाँ मौसम भी खराब है थोड़ा, तो शायद से बच्चे हैं सो गए हैं, मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोट ऑफ द डे। ये देखिए आज का कोट। द ईयर फ्रॉम नाउ यू मे विश यू हैड स्टार्टेड टूडे। कैनन लैम का कोट है। ये क्या कहना चाह रहा है? जब आप एक साल बाद अपने को देखोगे ना, और आपने कुछ अचीव नहीं कर पाओगा, तो आपने सोचोगे उस टाइम पे कि शायद मैं एक साल पहले स्टार्ट कर देता। ठीक है, द ईयर फ्रॉम नाउ यू मे विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। तो आज से ही स्टार्ट करना शुरू कर दो अगर आपको कुछ अचीव करना है अपने फ्यूचर में। ये है आपका फ्यूचर, और ये है प्रेजेंट डे। तो अब कोई फायदा नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके सोचो कि मैं, यार मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो नहीं, ऐसा नहीं। आज आज से ही स्टार्ट करिए, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाएं और फ्यूचर में जाके बोलो कि हाँ मैंने अच्छा काम किया था, मैंने उस टाइम से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। क्योंकि एक साल का ड्यूरेशन बहुत होता है। एक साल का हो, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, 6 महीने का हो, जो भी ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होता है। आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो उसके लिए, और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप अपना रूटीन बनाइए, जो भी आप जैसे भी पढ़ते हैं उस हिसाब से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और अपना गोल देखिए अपनी लाइफ में कि हम मुझे अचीव करना है। छोटे छोटे प्लेजर पे ना फंसिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट है पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक है, आपको पता होगा इसमें हम क्या करते हैं। जो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंडिया पोस्ट प्रीमियम डिलीवरी सर्विसेज। तो क्या हो गया? अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो आता है, उसने क्या नई प्रीमियम डिलीवरी सर्विस लॉन्च करी है, जिसका नाम है 24 स्पीड पोस्ट, 48 स्पीड पोस्ट एंड 24 स्पीड पोस्ट पार्सल। ये तीन सर्विसेज शुरू करी है। ठीक है। और इस सर्विसेज में हो क्या रहा है? देखिए जी, जो 24 स्पीड पोस्ट है और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल है, तो वो क्या नेक्स्ट डे डिलीवरी दे दे रही है आपको। ये इंडियन पोस्ट का है। सोचो, इंडियन पोस्ट भी कैसे काम करने लगी है अब। जैसे प्राइवेट सेक्टर काम करता है वैसे ही जल्दी से, नहीं तो एक एक हफ्ते में पहुंचता था। ठीक है जी। और 48 स्पीड पोस्ट का मतलब है कि 2 डेज में आपको डिलीवर हो जाएगा। अलग अलग चार्जेस होंगे दोनों के। चार्जेस हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा वो यही पूछ सकता है, 24 स्पीड पोस्ट में क्या हो रहा है, और 48 स्पीड पोस्ट में क्या हो रहा है। और ये पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री से लॉन्च करा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च करा है। ठीक है जी। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो मेजर सिटीज में करा है, केवल 6 मेजर सिटीज, जो कि है न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। ठीक है। और ये 7 दिन काम करता है, मतलब 7 डेज वीक इसका डिलीवरी रहेगी। और जो मैक्सिमम जो पार्सल वाला पोर्शन है, जिसमें भी पार्सल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 5 kg की लिमिट है कि स्पीड पोस्ट पार्सल में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो वेट रहेगा 5 kg रहेगा। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। इंडियन पोस्ट प्रीमियम डिलीवरी सर्विसेज, ये आपको याद रहेगा। देखिए, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया हमारे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। थोड़ा सा इंडियन पोस्ट के बारे में पढ़ लीजिए। अक्टूबर 1 1884 में लॉर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आपको पता होंगे, गवर्नर जनरल थे हमारे उस टाइम पे, 1854 में। ठीक है। ओरिजिनली जो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के उसमें इंडियन पोस्ट, वो फर्स्ट 1 अगस्त 1986 में इंट्रोड्यूस है। ठीक है जी। अब पिन कोड सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। पिन कोड सिस्टम होता क्या है? इसको, इसकी फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नेटवर्क। ठीक है जी। जो कि हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 15 अगस्त 1972 में। ठीक है जी। तो ये वाला जो पिन कोड सिस्टम है, उससे पहले शायद से एड्रेस से ही जाते थे, पर
अब क्या गया, पिन कोड सिस्टम हो गया। मतलब एक पिन होगा लोकेशन के हिसाब से या रीजन के हिसाब से, वो डायरेक्ट फिर हमें बता देगा किस जगह जाना है। कि अगर आप ईटानगर में रहते हो तो वहाँ का पिन कोड कुछ और होगा, और ईटानगर में भी कुछ अलग अलग रीजन्स होंगे, उनका पिन कोड अलग अलग होता है। तो डायरेक्ट डिलीवरी सर्विस होती है, हमें एड्रेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में श्री राम बीकाजी वेलंकर द्वारा जी। ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पोर्टल सर्किल के अंदर आता है, पोस्टल सर्किल के अंदर आता है, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग मेघालय में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल का हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग मेघालय में। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल है उसको हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, क्लियर है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिखिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा या आपको समझा दूंगा। चलते हैं आगे। सेकंड है योगा 365। ये कुछ नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक इनिशिएटिव है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि हम जो योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे कब आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज फटाफट। तो मैं इसको आगे समझाऊंगा कि आप थोड़ा समझें। इंटरनेशनल योगा डे प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में, गलत ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपने यहाँ पर। इंटरनेशनल योगा डे, नहीं, कोई नहीं लिखेगा। वो आज तो हम लिखेंगे ही नहीं, सर से बात ही नहीं करनी है। 20 जून, नहीं 20 जून नहीं, 21 जून, थोड़ा सा एक छोटा रह गया। 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो योगा 365 इसलिए लॉन्च किया है कि पहले ऐसा बोल कहते हैं कि जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे उसी दिन हम योगा करेंगे, पर नहीं। मिनिस्ट्री आयुष का एक इनिशिएटिव है योगा 365, इसमें हम क्या बोले, 365 डेज ऑफ योगा करिए, तभी इसका नाम 365 डे लग दिया है। ठीक है, एक दिन नहीं करना, 21 जून को जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे उसी दिन नहीं करना, योगा 365 डेज करिए। ठीक है। ठीक है, ये क्या लिखा देखो, ट्रांजिशन योगा फ्रॉम सिंगल डे इवेंट टू कंसिस्टेंट ईयर राउंड डेली वेलनेस हैबिट। ठीक है, ईयर राउंड डेली वेलनेस हैबिट बनानी है हम योगा 365 में। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसे देख रही है। और और चीजें इसमें, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष है वो ये है श्री प्रताप राव गणपत राव जादव। ये हमारी यहाँ पर फोटो भी लगी होगी। ठीक है जी, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष, सॉरी आगे चले जाओ, मिनिस्टर ऑफ आयुष है। ठीक है जी, तो यही है बस, इसमें कुछ ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पूछा जाएगा तो आप मिनिस्ट्री बता देना। ठीक है जी, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए अरुणाचल प्रदेश स्पेशल में क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है हमारा, जो योगा से रिलेटेड है, वो कौन हेड करते हैं, आपके स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, कहाँ चले गए, ठीक है, ये है, कौन कर रहा है हेड, सॉरी आगे हो गया है। स्टेट मिनिस्टर कौन है हेल्थ के, देखिए ब्यूराम वाग वागे जी। ठीक है, ये हम आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ संभालते हैं, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ किसके अंडर है, तो ये स्टेट मिनिस्टर बीयूराम वाघे जी के अंदर है। ठीक है जी, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है जी, तो अरुणाचल प्रदेश से ही होगा। अब देखिए हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी एक वो होता है जो इंडिजियस है, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ऐसी एक अरुणाचल प्रदेश में सोवा रिक्पा मैंने है कंपोनेंट, जो कि मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिस्टम वाइडली प्रैक्टिस एज मोनपा एंड भूटिया ट्राइबल कम्युनिटीज इन द रीजन ऑफ तवांग एंड वेस्ट कामेंग। ठीक है सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज स्लाइड जो ब्रीफली बता दीजिए, जस्ट ज्वाइन हुआ प्रीवियसली, प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, पर आप जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश, 7:30 हमारी क्लास हो जाती है, और 7:30 हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप देखिए एक ही स्लाइड हुई है हमारे यहाँ पर, जो कि है इंडियन पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च करा है। इसमें क्या है, 3 सर्विसेज लॉन्च करी है मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जो कि हमारी इंडियन पोस्ट है, जो कि 24 स्पीड पोस्ट, 48 स्पीड पोस्ट एंड 24 स्पीड पोस्ट पार्सल। ये कुछ नहीं है, 24 स्पीड पोस्ट क्या कर रही है, नेक्स्ट डे डिलीवरी दे दी आपको, 24 आवर्स में डिलीवरी दे दी। 48 स्पीड पोस्ट विद इन 22 2 डेज, सॉरी 22 बोल दिया मैंने,
48 जो स्पीड पोस्ट है वो 2 डेज डिलीवरी कर देगी। जैसे हमारी प्राइवेट सेक्टर होती है ना कुरियर सर्विस, वैसे ही हम इंडियन पोस्ट में भी सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, 24 स्पीड पोस्ट एंड 48 स्पीड पोस्ट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि 24 का मतलब विद इन 24 आवर्स, 48 का मतलब 48 आवर्स के अंदर, विद इन 2 डेज में। 6 मेजर सिटीज में लॉन्च हुई है, ये लिखी हुई है सारी। ठीक है, और ये 7 डेज ए वीक रहेगी ये सर्विस। और जो पार्सल का वेट है वो 5 kg तक होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये था हमारा। और जो हमारे मिनिस्टर अभी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन वो ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी है। ठीक है जी, और इसी के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है हमारा, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर है। थोड़ा इंडियन पोस्ट के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये फाउंडेड कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1854 अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। और ओरिजिनली जो इंट्रोड्यूस्ड हुई इंडिया पोस्ट, वो 1 अगस्त 1986 में हुई थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, पिन कोड सिस्टम। तो पिन कोड कब लॉन्च हुआ? 15 अगस्त 1972। ठीक है जी। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर सबका अलग अलग होता है ना, जैसे आप जिस जगह रहते होंगे तो वहाँ का अलग पोस्टल नंबर होगा, तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा। अगर पोस्टल नंबर डालोगे, नंबर से ही हम सीधा चले जाएंगे कि आप कहाँ पर रहते हो। अगर ईटानगर में किसी जगह पर रहते हो, वो सीधा वहीं चले जाता है। तो पोस्टल जो पिन कोड नंबर है उसको पोस्टल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। वो 15 अगस्त 1972 में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल, जो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है वो किसके अंडर आता है? नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग मेघालय में। ठीक है जी, क्लियर हो गया जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था? सैम, ठीक है। अब आगे चलें, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बता रहे थे हम योगा 365। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इनिशिएटिव है। वेलकम वेलकम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इनिशिएटिव है, और इसमें क्या करा गया है, जो इंटरनेशनल योगा डे होता था, जैसे हमारा 21 जून को, मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, 21 जून को होता है हमारा इंटरनेशनल योगा डे। तो उससे हम एक शिफ्ट ला रहे हैं। तो पहले तो क्या करते भाई, एक साल में एक बार करेंगे योगा, 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोल रही है योगा 365 डेज करो आप। ठीक है, ऑल ईयर राउंड करो। ठीक है, तो ये योगा 365 डेज का ऑब्जेक्टिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा है। ठीक है जी, तो ये इम्प्लीमेंट कौन कर रही है? मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है जी। और मिनिस्ट्री आयुष के हमारे मिनिस्टर कौन है? तो वो ये है श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी, जिनकी फोटो यहाँ पर लगी है, देख लीजिए। अब अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा स्टेट है उसमें एक अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, ये याद रखिएगा, मिनिस्टर जो होते हैं, जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री यहाँ यूनियन में होती है, मतलब सेंट्रल में होती है। ठीक है, और जो स्टेट में होते हैं उसके पैरेलल जो होते हैं वो डिपार्टमेंट होते हैं। स्टेट में कभी भी मिनिस्ट्री नहीं होती है। ठीक है, तो स्टेट में डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ संभालते हैं अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे कौन है? वो है ब्यूराम वाघे जी। ये हमारे मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के। ठीक है जी। और हमारा एक इंडिजिनस मेडिसिनल ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है अरुणाचल प्रदेश, जिसको सोवा रिकपा बोला जाता है, जो कि मोनपा एंड भूटिया ट्राइबल कम्युनिटीज तवांग रीजन में, वेस्ट कामेंग रीजन में यूज करती है। ठीक है, याद रखना आप इसके बारे में पढ़ना थोड़ा, कि ये कैसे कैसे होता है। जैसे आयुर्वेद होता है, होम्योपैथी होता है, और ठीक है ये सब चीजें। तो ऐसी एक सोवा रिकपा होता है जो कि मोनपा एंड भूटिया ट्राइबल हमारी यूज करती है। ठीक है जी, चले आगे। किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शाइन सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन एम्पावरमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? कुछ नहीं है इसका। एम्पावरमेंट वो देखिए फुल एक्रोनिम, साइन का स्टैंड सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन और एम्पावरमेंट। ये क्या है? डिजिटल पोर्टल है, और कुछ नहीं है। किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवेज ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कोई सी भी इंसिडेंट होता है अगर वुमेन के खिलाफ, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एज ए काउंट होगा, तो वो आप यहाँ जाके पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, शाइन पोर्टल ये इंडियन रेलवेज में करा है। तो मतलब कहीं रेलवेज में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी आपसे कुछ अगर सेक्सुअल हरासमेंट वाला इंसिडेंट होता है, तो आप यहाँ जाके सीधे पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है रेलवे मिनिस्ट्री है या रेलवे इंडियन रेलवे, उसमें कड़ा एक्शन लेंगे या फिर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ? इंटरनेशनल वुमेन्स डे में लॉन्च हुआ था, जो कि March 8 2026 में होता है। तो ये आपको याद रहेगा। देखो,
इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8, तो आपको याद रहना चाहिए मार्च 8 में हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है। ठीक है जी। तो शाइन पोर्टल किस दिन लॉन्च हुआ? मार्च 8 के दिन। और कौन है? इंडियन रेलवे इसे ने लॉन्च करा था। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करें? सेक्सुअल हरासमेंट से अगर कोई भी रिलेटेड कंप्लेन है तो आप यहाँ जाके इस पोर्टल में रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है जी। तो इसमें हम वेमेन सेफ्टी के लिए वो इनिशिएटिव लिया। थोड़ा सा रेलवे के बारे में पढ़ लीजिए। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, बोरीबंदर से थाने के बीच में। तो 1853 डेट याद रखना आप, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि फर्स्ट रेलवे ट्रेन इंडिया में कब चली थी, तो 1853 में। ठीक है, किसके अंडर चली थी? लॉर्ड डलहौजी जी के अंडर। उस टाइम गवर्नर जनरल शिप थी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन याद रह जाएगा आपका। ऐसे हमने पिछले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था? फर्स्ट इंडियन पोस्ट, तो वो भी कब हुआ था? 1854 में। ये भी हमारा लॉर्ड डलहौजी के अंडर हुआ था, पोस्ट भी और रेलवे भी। रेलवे पहले आई 1853 में और पोस्ट है 1854 में, तो दोनों यहाँ आपको याद आ जाएंगी, लॉर्ड डलहौजी के अंडर में होते हैं। नेशनलाइजेशन कब हुआ इंडियन रेलवे का? 1951 में। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पहले तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर भी प्राइवेट सेक्टर से ऑपरेट करता था। तो जब हमने इंडिपेंडेंस हमारा हमारा 1947 में, तो हमने क्या इसे नेशनलाइज कर दिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसे टेक ओवर कर लिया। ओनरशिप किसकी आ गई? इंडियन गवर्नमेंट की। तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1951 में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्लियर, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन किससे? इंडियन रेलवे। अब थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन अलग है यहाँ पर। विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, ये क्या है? ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली थी। कौन से केस के? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997 में। ये क्या देखती है? ये फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेसेस मतलब जहाँ जहाँ फीमेल्स काम करती है, कोई सा भी ऑफिस होगा, कहीं से भी वर्क प्लेस, तो उसके लिए गाइडलाइंस। तो क्वेश्चन कैसा आता है? ये कई बार क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में कि विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना आपको, विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ऑफ वुमेन। किसने फॉर्म करी थी? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने ये डाल दिया था स्लाइड में। ठीक है जी, थोड़ा सा और देख लीजिए रेलवे के बारे में। तो रेलवे जो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ कौन से उसके अंडर आता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंडर आता है। कितने जोन थे टोटल? मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड जून की जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ाया था कि शायद से 18 हमारे, 18 या आई थिंक 19 हमारे रेलवे जोन है पूरे। आप एक बार पढ़ लीजिए, फर्स्ट जून या सेकेंड जून की क्लास होगी, उसमें आपको देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, देख लीजिए आप। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मालेगांव, गुवाहाटी, आसाम में। तो ये क्वेश्चन आता है, ये आगे चलेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मालेगांव, गुवाहाटी, आसाम में। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो जो अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंडर आता है। और इस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मालेगांव, गुवाहाटी, आसाम में। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा क्लियर हो गया शाइन पोर्टल, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है और इंडियन रेलवेज ने इसे लॉन्च करा है। ये दो तीन चीज। और कब लॉन्च हुआ था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे मार्च 8 2026 में। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया भाई उम्मीद पोर्टल। अब देखिए सर, ये है क्या उम्मीद पोर्टल? उम्मीद पोर्टल कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का पोर्टल है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी वाक प्रॉपर्टीज होती है, आपने सुना होगा, काफी न्यूज में भी आया था ये। वाक प्रॉपर्टीज किसकी होती है? जो हमारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है मुस्लिम कम्युनिटीज में, उसमें एक वाक प्रॉपर्टीज है जिसमें क्या, मस्जिद वगैरह हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, मस्जिद होता है और उनके रिलीजियस प्लेसेस होती है, वो वाक प्रॉपर्टी के अंडर होती है। यहाँ पर मस्जिद होगा, कुछ और होगा, कुछ होगा, तो ये पूरी की प्रॉपर्टी को बोला जाता है वाक प्रॉपर्टी। अंडर इस्लामिक वॉक इज परमानेंट एंडोनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड स्ट्रिक्टली टू रिलीजियस पायस और चैरिटेबल पर्पस। ठीक है जी, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमने उम्मीद पोर्टल बनाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया है। ठीक है जी, ये फॉर्मली रोल्ड आउट कब हुआ था? 2025 में रोल हुआ था। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए उम्मीद की। यूनिफाइड वॉक मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, मतलब जो वाक प्रॉपर्टीज है उसका हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं सही से। उसी के लिए ये सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उम्मीद पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो वाक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स
से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है देख लीजिए, डिजिटाइज कर दीजिए, मॉनिटर करिए, स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेंट्री ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज, मतलब उसी से रिलेटेड। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट होना, अकाउंटेबल होना चाहिए, ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन। तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जो जो मैंने मेन पॉइंट थे मैंने बता दिया, ठीक है। अभी वॉक अमेंडमेंट एक्ट भी आया था 2025 में, जिसको हमने, जो पुराना एक्ट था यूनिफाइड वॉक मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या करता है, प्रॉपर्टी रीडिफाइंस करता है, प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन, मैंडेट, स्ट्रिक्ट डिजिटाइजेशन। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई ज्यादा पढ़ने वाली जरूरत नहीं। क्वेश्चन हमने जो बताया वही आएगा कि उम्मीद पोर्टल किससे रिलेटेड है, किसने रोल आउट किया और कब रोल आउट किया, ठीक है जी। तो वाक्य थोड़ी बार देख लीजिए, ये पूरा हमने इंफोग्राफिक लगा रखा है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गया क्लियर, उम्मीद पोर्टल किससे रिलेटेड है। चलते हैं आगे। अब आ गया जी, आदि संस्कृति ट्राइबल एक्ट, ट्राइब एक्ट। तो ये है क्या जी, आदि संस्कृति क्या है, कि क्या है, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो कि रिलेटेड है ट्राइबल से, ट्राइब से, ठीक है। फर्स्ट बोला जाएगा इसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी, डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है आदि संस्कृति। आदि से आदिवासी बोला जाता है, संस्कृति से कल्चर, ठीक है। तो आदि संस्कृति इसका नाम है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये क्या, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल हेरिटेज एंड आर्ट फॉर्म्स। तो ये एक यूनिवर्सिटी बना दी गई है पूरी की पूरी। देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे। आदि, इसके अंडर की कंपोनेंट्स क्या, आदि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब आदिवासी यूनिवर्सिटी, डिजिटल ई लर्निंग एकेडमी है, ठीक है। आदि संपदा, संपदा मीन सोशियो कल्चरल रिपोजिटरी, मतलब इसमें काफी सारे कल्चरल डॉक्यूमेंट्स होंगे या कल्चरल वीडियोस वगैरह जो भी होंगे वो इसके अंडर होंगे, ठीक है। आदि हाट ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आप ई कॉमर्स जो भी ट्राइबल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मार्केट लिंकेज एंड सस्टेनेबल पाथवे फॉर ट्राइबल क्रिएटर्स। तो ये एक फर्स्ट बोला जा रहा है कि फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का टैग दिया गया है आदि संस्कृति को। कौन करा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है जी। तो आदि संस्कृति आपको याद रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ, नोडल मिनिस्ट्री ये है। और ट्राइफेड इससे देख रहा है। ट्राइफेड क्या देखता है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी हमारी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, कोई भी मार्केट्स को बेचने आ रही है सेल आउट करने के लिए, वो ट्राइबल ट्राइफेड जो है उसकी मार्केटिंग करती है, ठीक है। ये कमर्शियल आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। तो मार्केटिंग करेगी ट्राइफेड की। आप देखना कहीं पर शॉप भी होती है, आपकी सिटी में होगी शायद से, हमारी सिटी में तो थी। तो ऐसे ट्राइफेड उन सामानों को बेचता है जो ट्राइबल कम्युनिटीज बनाती है, ठीक है जी। ये ट्राइफेड के बारे में देख लीजिए, 1987 में मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट के अंडर बनाया गया है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। अब देख लीजिए एक जो मेन पॉइंट आता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, वो कहाँ पर है, गीतानगर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके स्टेट एग्जाम्स में कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस लोकेशन में है, तो वो ईटानगर में है, ठीक है जी। तो क्लियर होगा आपका आदि संस्कृति। अब ये आदि संस्कृति इसका अभी नाम है, पर इसका फ्यूचर में बोला जा रहा है हम ट्राइबेक्स नाम कर देंगे इसका, ठीक है, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया, ये हमारी क्या है, फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति, ठीक है जी। चलते हैं आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया समृद्धि ग्राम 5 डिजिटल सर्विस पायलट इनिशिएटिव। ये पायलट प्रोजेक्ट है, समृद्धि ग्राम 5 डिजिटल। 5 डिजिटल का मतलब क्या था, जो फिजिकल भी होगा और डिजिटल भी होगा, उसको मिला के इन्होंने क्या कर दिया, 5 डिजिटल कर दिया, 5 डिजिटल, ठीक है जी। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये इनिशिएटिव पहले देख लो किसका है, किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले, जिसमें इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी आता है। तो वही उन्हीं का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ही। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जो हमारे मिनिस्टर है अभी, यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये देखिए इनकी फोटो है, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी, ठीक है। ये इनकी फोटो है, ये आगे क्यों चले गया, ठीक है जी। ये इनकी फोटो लगी है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या करा है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक समृद्धि केंद्र बना दी है। समृद्धि केंद्र मतलब एक सेंटर होगा, फिजिकल सेंटर, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है रूरल एरियाज में, वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाई एंड डिजिटल सर्विसेज, देख रहे हो आप यहाँ क्या लिखा हुआ, हाई एंड डिजिटल सॉल्यूशन सर्व्स अ सिंगल विंडो डिलीवरी पॉइंट फॉर रूरल सिटीजन। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होता है ना,
जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड, ऐसी समृद्धि केंद्र हमने बना दिया है जिसमें डिजिटल सोल्यूशन मिलेंगे हर चीज के, ठीक है जी। तो ये कहाँ हो रहा है? अब ये पायलट प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है अभी फिलहाल के लिए, और ये धीरे धीरे करके एक्सपैंड होगा ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये क्या दिख रहा है? ये हेल्थ केयर दिख रहा है। वहां पर क्या है? टेलीमेडिसिन, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे आप ऑनलाइन, ठीक है जी। वहां पर क्या होगा? भारत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यहाँ पर हमें मेडिसिन भी मिले, एग्रीटेंस सोल्यूशन मिलेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सोल्यूशन में डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी आपको वहां पर जाके रूरल एरियाज में, कि आप कुछ भी अगर डिजिटल अगर को आपको कोई काम है तो वहां पर जाके आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब है समृद्धि ग्राम फाइव डिजिटल सर्विस, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री आपको पता लग गया कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कर रही है। और ये किसके अंडर हो रहा है? मतलब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज और कौन से इनिशिएटिव यूज है? पीएम वाणी, एक तो यूज हो रहा है पीएम वाणी, दूसरा हो रहा है भारत नेट, ठीक है जी। अब मैं इसके बारे में आगे पढ़ाता हूँ, पीएम वाणी क्या है, भारत नेट क्या है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सॉरी, चलते हैं आगे। ठीक है जी, पहला क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट जो है हमारा कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर, कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2011 में लॉन्च हुआ था, जिसमें जिसको पहला नाम बोला जाता है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बोला जाता है। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है भारत नेट, ठीक है जी, जो कि 2015 में इसका नाम। इसका काम क्या है? जो भी हमारी ग्राम पंचायत है ऑल ओवर द इंडिया, उसमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत नेट किससे रिलेटेड है? तो ये क्या करेगा, कहाँ प्रोवाइड कर रहा है हाई ब्रॉडबैंड स्पीड? ग्राम पंचायत में। ये नहीं कि सिटीज में प्रोवाइड कर रहा है, सिटीज में नहीं होगा, केवल ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहाँ होती है? गांव में होती है, रूरल एरियाज में होती है, ठीक है। तो वहीं पर ये भारत नेट प्रोजेक्ट है जो हमारा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड है पीएम वानी स्कीम, ये भी लॉन्च हुई थी दिसंबर 2020 में। इसमें क्या करें? पब्लिक वाईफाई नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे हम, और कुछ नहीं। देखो लिखा हुआ पीएम वाणी, इसमें इसकी फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, पिछली स्लाइड में हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। कितनी बढ़िया फुल फॉर्म है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, तो पीएम वाणी में हम क्या करें? पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स हम स्टैब्लिश करेंगे। ये दिसंबर 2020 में ये लॉन्च हुई थी। और जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च वैसे 2011 में हुआ था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से, पर 2015 में इसका नाम चेंज करके भारत नेट कर दिया है, ठीक है। ये क्या करते हैं? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कहाँ? ग्राम पंचायत में, ठीक है जी। तो क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुनील प्रोग्राम। अब ये क्या है भाई? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसने करा है लॉन्च? कौन है इसकी नोडल मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सुनील नाम का प्रोग्राम है कोई, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चला रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्या कर रही है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही देख लो। सुनील स्टैंड फॉर स्ट्रेंथनिंग अपस्केलिंग नर्चरिंग इनोवेशन फॉर लाइवलीहुड, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, क्या कर रहा है? जो हमारे रूरल एरियाज हैं उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको हम क्या करेंगे? कोई भी अगर चैलेंजेस आते हैं ग्रास रूट लेवल पे, उसको हम सॉल्व करेंगे, किससे? टेक्नोलॉजी की मदद से। बस यही हो रहा है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है। और क्या कर रही है ये? आइडेंटिफाइंग लाइवलीहुड सेंट्रिक चैलेंजेस, कोई भी अगर उन्हें चैलेंजेस आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? लैब लैंड लैंड मॉडल यूज करा गया है, कि पहले लैंड में कोई इशू है, मतलब कोई भी अगर वहां पर इशू हो तो उसे हम लैब में सॉल्व करेंगे, या फिर हम उसे इंप्लीमेंट कर देंगे लैंड में दोबारा, ठीक है। ट्रिपल एल मॉडल के थ्रू हमें सॉल्व करा जा रहा है, ठीक है। सुनील प्रोग्राम अगर आपका आता है तो आपको मिनिस्ट्री पूछ रहे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। और क्या कर रहा है ये? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है रूरल एरियाज में, जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है जी। चलते हैं आगे, हो गया क्लियर? नेक्स्ट आगे, साथी ऐप। अब ये देखिए जी, ये ऐप सब डाउनलोड करना जब ये क्लास हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है हमारे लिए, तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, देखे तो गवर्नमेंट ने बनाया गया है। मैंने तो डाउनलोड नहीं करी है, मैं भी करूंगा इसे आज, क्योंकि मैंने कल ये इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो साथ ही सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है जी। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी मटेरियल होता है, या वीडियो लेक्चर या कुछ भी, तो वो हम इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड करें, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है।
क्योंकि काफ़ी काफ़ी लोग हैं जो इकोनॉमी के वीकर सेक्शन के होते हैं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी बड़ी फीस या महंगी फीस नहीं कर सकते अफोर्ड, तो उनके लिए ये ऐप लॉन्च करी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारे एग्जाम है, एसएससी, आईबीपीएस, यूटेट, आईसीएस, लैट, आरआरबी एग्जाम, उसको ये टारगेट कर रहा है। ठीक है जी, उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपके नोट्स होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। और कौन पढ़ा रहा है इसे? आईआईटी, आईएसएससी एंड एम्स के प्रोफेसर्स इसे पढ़ा रहे हैं। उनके वीडियो लेक्चर्स होंगे और स्टडी मॉड्यूल्स होंगे वहाँ पर। साथ ही ऐप याद रखना किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। ठीक है जी, हो गया क्लियर? पार्टनर जो डेवलपिंग एंड नॉलेज पार्टनर, इसके साथ कौन पार्टनर कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, मतलब आईआईटी कानपुर इसके साथ पार्टनर करी है। इन दोनों ने मिलके ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है, साथ ही ऐप करके। ठीक है, सपोर्टिंग बॉडीज यूजीसी और एआईसीटीसी कर रही है इसको। ठीक है जी, तो आप डाउनलोड करना आज इसे जाके, साथ ही ऐप को। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है अभी? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में भी है। बता सकता है कोई कमेंट बॉक्स में लिख के कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अभी कौन है प्रेजेंटली यूनियन गवर्नमेंट में? कोई एक बताएगा कमेंट बॉक्स में? नहीं, नहीं बताना चाहता कोई भी। बहुत न्यूज़ में है ये। धर्मेंद्र प्रधान जी, वेरी गुड। धर्मेंद्र प्रधान प्रधान जी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। ये बहुत अभी इतने सारे जो केसेस हुए हैं, तो ये न्यूज़ में बहुत आ गए हैं, तो क्वेश्चन में आ सकता है आपके कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट फर्स्ट, क्या क्या चीज़ें पहली बार हुई है हमारी कंट्री में या वर्ल्ड में। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ठीक है जी, मेट्रोपोलिस बाय रिलायंस मेट सिटी इंडिया फर्स्ट लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफाइड प्रोजेक्ट हो गया। अब कुछ नहीं है, इतना ये लंबा सा नाम याद रखा, याद भी नहीं होगा। हुआ क्या है, एक रिलायंस की एक सिटी है, रिलायंस ने सिटी बनाई है, मतलब छोटे टाउनशिप टाइप के बनाते हैं ना। ठीक है, वो कहाँ पर बना है? झज्जर हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में बनाया गया है ये एक छोटा सा टाउनशिप, जिस जो कि रिलायंस मेट सिटी के नाम से है। ठीक है, उसको क्या है, उसको क्या, एक लीड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, उसका सर्टिफिकेशन मिल गया है। ठीक है जी, सर्टिफिकेशन किसको मिल गया? जो यहाँ पर रिलायंस मेट सिटी है, जो कि झज्जर हरियाणा, उसका सर्टिफिकेट। अब उसका सर्टिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका सर्टिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन उसे ही देती है जिसने एनवायरमेंट से रिलेटेड अपनी सिटी में चीजें इंप्लीमेंट करी हो, मतलब सस्टेनेबल चीजें हो वहां पर, जैसे ग्रीन कवर बहुत हो और सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो, मतलब जो भी है एनवायरमेंट के के लिए कराओ, मतलब वहां पर एनवायरनमेंट से को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये उन्होंने किया है वहां पर। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये है क्या, इंडियाज फर्स्ट अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट टू बैग ए हाईएस्ट टायर ऑफ लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन इवेल्यूशन प्लान एंड डिजाइन फ्रेमवर्क इवेल लार्ज स्केल अर्बन डेवलपमेंट इन देयर प्लानिंग इंसेप्शन रेदर देन पोस्ट कंस्ट्रक्शन नेचुरल सिस्टम्स है वहां पर, इकोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, लैंड वाटर एफिशिएंसी, एनर्जी परफॉर्मेंस एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओवरऑल लाइबिलिटी। तो मतलब जो भी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड इस जो प्रोजेक्ट है, इसमें काफी अच्छे पैरामीटर्स है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है जी, तो लीड सर्टिफिकेशन उसे मिल गया है, तो ये आप उसके बारे में पढ़ लिए, लीड फ्रेमवर्क क्या है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई कौन सी सिटी है या कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको अभी फर्स्ट लीड सर्टिफिकेशन प्लैटिनम प्री सर्टिफाइड प्रोजेक्ट का टैग मिल गया है? तो वह है रिलायंस की मेड सिटी, जो कि कहाँ है? झज्जर हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए लीड फ्रेमवर्क पढ़िए, लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, नेचर क्या है? वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज ग्रीन बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, मतलब कोई ग्रीन बिल्डिंग्स बनाता है अगर अपने जगह में, या फिर सस्टेनेबल कम्युनिटी सर्टिफिकेशन है, तो वहां पर इनको ये क्या देते हैं? टैग दे देते हैं, कोई सर्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन पढ़ लीजिए हमारा, आर्टिकल 48 में एक लिखा है। ठीक है, ये कहाँ डीपीएसपी में आता है, आर्टिकल 48A। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो रिलेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 48, ये डीपीएसपी में है। ठीक है जी, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो स्टेट सूट ऐसे ऐसे करके पूरा आर्टिकल है, स्टेट को इनिशिएटिव लेना चाहिए किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड
जो भी हमारी इकोलॉजी है, ठीक है जी। अब देखिए जी, जो डीपीएसपी है ना, वो स्टेट के लिए है सारा का सारा। ठीक है, कि स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, स्टेट में यूसीसी होना चाहिए, स्टेट में ये होना चाहिए, तो डीपीएसपी सारा स्टेट के लिए है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है वो सारी हमारे सिटीजन्स के लिए होती है। ठीक है जी। तो पहले स्टेट के लिए बता दिया डीपीएसपी में, फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजन्स के लिए बता दिया कि सिटीजन्स आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। मेट्रोपोलिस बाय रिलायंस मेट सिटी इंडिया फर्स्ट लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। चलते हैं आगे। इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी। चलिए जी, सी ड्रैगन, ये क्या, अभी हमारी एक्सरसाइज हुई है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026। ये मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, देखना ध्यान से, मल्टीनेशनल है। ये मतलब इसमें बहुत सारे नेशंस होंगे, बहुत सारी कंट्रीज होंगी। किसकी इनिशिएटिव है? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए की इनिशिएटिव है मल्टी नेवल एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज की यहाँ पर क्या आएगी, नेवीज आएगी, और फिर ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इधर उधर जाके। कहाँ हुआ है ये? गुआम। ये एयरफोर्स स्टेशन है किसका? यूनाइटेड स्टेट का, जो कि कहाँ है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, गुआम। ठीक है, 5 नेशंस ने इसमें पार्ट लिया, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको? इन नेशन ने इनमें पार्ट लिया था, जो कि सी ड्रैगन के नाम से होती है, मल्टीनेशनल लेवल है। इंसेप्शन कब हुआ था पहली बार? 2019 में। अब देखो गुआम कहाँ है, ये देखिए गुआम है क्या चीज। आप बोले सर यूएसए की टेरिटरी है तो यूएसए में होना चाहिए, ठीक है, नहीं। ये अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड लोकेटेड इन माइक्रोनेशिया, सब अर्बन रीजन ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। अब मैं दिखाता हूँ आपको गुआम है का। ठीक है जी, आज से हम थोड़ा इसको अलग चीज करेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? हम्म। ये क्या हो गया है? ये तो हैंग हो रहा है आज। इसको क्या हो गया? ठीक है, GUAM। स्क्रीन सबको दिख रही है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने को ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर तो। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ है गॉम, ये है छोटा सा, दिख रहा है आपको? ये छोटा सा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पर, शायद से माउस दिख रहा होगा आपको मेरा, ये दिख रहा है आपको माउस? तो यहाँ पर गुआम है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा देखो कहाँ है, यूएस से कहाँ है, कहाँ यूएसए, ये यूएसए है पूरा का पूरा। और गुआम कहाँ था हमारा, इतना छोटा सा पार्ट, यहाँ पर। तो यहाँ ये एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है जी, इतना छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं गुआम। तो ये यूएस की ही टेरिटरी है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, जो कि इन्होंने पहले से ही अपने पास रखी हुई है। कि कई बार ऐसा होता है ना, छोटे छोटे बेस बना देती है यूएस, यहाँ पर इनकी नेवी होगी, आर्मी होगी, कोई भी इशू होता है तो वो रिजॉल्व करने के लिए। कहाँ यूएस इधर, और इन्होंने अपनी टेरिटरी यहाँ रखी है। तो इसको माइक्रोनेशिया भी हो गया, यहाँ पर छोटे छोटे हमारे आइलैंड भी है। ठीक है, ये चले हम, ये हो गया इंडिया। ठीक है जी, तो ये था, मेरे को बताना था आपको गुआम कहाँ पर है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्लियर। आगे चलते हैं, हम अपनी स्लाइड में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो आपको हो गया गुआम क्लियर कहाँ पर है। अब आएगा तो आप मार्क कर सकते। थैंक यू सर, ऐसे ही इनको पूरा समझाइए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नेक्स्ट सेक्शन आ गया जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स। चलते हैं। पहला है इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो क्या हो गया, इंडिया जो होस्ट कर रही है, पहला, पहला तो नहीं है, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स। इंडोर का मतलब क्या? अंदर होंगे सारे प्रोग्राम्स। ठीक है जी, सारे प्रोग्राम्स अंदर होंगे, किसी एक स्टेडियम, जैसे ये स्टेडियम है ना, तो इसके अंदर होंगे, तो इंडोर वाला है। तो बस हमें कुछ याद नहीं है, करने की जरूरत है, इसमें क्या है, जो वेन्यू याद रखने की जरूरत है हमें, कहाँ पर हो रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है जी, कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है उसके अंदर। तो ये वर्ल्ड का इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, सोचो वर्ल्ड की एथलो वो इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रही है भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रही है, कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में। भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा तो क्या मार्क करेंगे हम? भुवनेश्वर। ठीक है जी, भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये कहाँ हो रहा है? कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स। डेट क्या है?
यहाँ से यहाँ तक इवेंट डेट शेड्यूल है 2028 में होगा ये याद रखना आप, अभी नहीं है। 3 से 5 मार्च 2028 में, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्लियर। कहाँ हो रही है? भुवनेश्वर में हो रही है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन करवा रहे हैं? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ही करवा रही होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं, हमारे अरुणाचल के। तो अरुणाचल में जो है डिपार्टमेंट, हमारे बताया था ना आपको कि डिपार्टमेंट स्टेट में होते हैं, मिनिस्ट्री जो होती है वो सेंट्रल में होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स इन अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टली कैबिनेट में कैंतो जीनी जी करते हैं इसको हेड, ठीक है जी। क्वेश्चन आ सकता है कि अभी कौन है, तो कैंतो जीनी जी है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अगर इशू होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के वो कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडिया जी, ठीक है जी। तो क्लियर है, ये हो गया आपके लिए क्लियर। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। चलते हैं आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया टॉपिक वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप 2026, ठीक है। एफ आई एच का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉकी को इंटरनेशनली मैनेज करती है, ठीक है जी। तो वर्ल्ड जो विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम में होने वाला है, जो इसकी शेड्यूल डेट है 14 to 13 अगस्त 2026 में। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया? न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि इंडिया ने क्वालिफाई कर दिया है वर्ल्ड कप के लिए, विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया है, इज सक्सेसफुली क्वालिफाइड, ठीक है जी, इसलिए आगे। अब आपको वेन्यू पूछ लेंगे, तो अभी तो न्यूज में है तो आपको वेन्यू पूछ लेगा कि विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा। तो कहाँ हो रहा है? नीदरलैंड एंड बेल्जियम में। आपको पता है ना नीदरलैंड एंड बेल्जियम कहाँ है? तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ले चलते हैं हम आपको नीदरलैंड एंड बेल्जियम में। देखिए जी, ये आ गया हम यूरोप में, ये रहा आपको यूरोप, और ये है हमारा बेल्जियम, ये रहा नीदरलैंड, ठीक है जी। यहाँ होगा वो वर्ल्ड कप, ठीक है जी। तो ये देखो यूरोप की सारी कंट्रीज, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, दिख रहा है आपको, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम यहाँ है हमारा। और इसको थोड़ा मैं अगर छोटा करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि इंडिया से कितना दूर है। ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पर जाना है, कहाँ पर? नीदरलैंड एंड बेल्जियम में, ये दो कंट्रीज यहाँ पर जहाँ की हॉकी का विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होगा, याद रखना विमेन्स का है, ठीक है जी, नीदरलैंड एंड बेल्जियम में, ठीक है जी, हो गया क्लियर। चलते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, आगे चलेंगे। ओलंपिक डेब्यू ऑफ स्क्वैश एंड फ्लैग फुटबॉल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो ओलंपिक्स होगा हमारा 2028 में, ठीक है, जो हमारा समर ओलंपिक्स होगा 2028 में, उसमें क्या, दो जो नए गेम है वो डेब्यू कर रहे हैं, मतलब पहली बार ये इसका कंपटीशन होगा। स्क्वैश, दूसरा है फ्लैग फुटबॉल। स्क्वैश ये होता है, देखो ये क्या कर रहे हैं, दो प्लेयर्स हैं, अरे गेम दीवार के उसमें लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो फ्लैग फुटबॉल है वो इसे बोलते हैं, वो उसकी फोटो इधर लगी है इस तरफ, ठीक है। तो फ्लैग फुटबॉल आपको जैसे रग्बी जैसा लग रहा है, शायद से ये रग्बी ही होगा, पर इसका नाम फ्लैग फुटबॉल रख दिया है, ठीक है जी। कहाँ हो रहे हैं ये जो 2028 समर ओलंपिक्स है वो कहाँ होंगे? लॉस एंजुलिस कैलिफोर्निया में होंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन्यू है कि दो 2028 समर ओलंपिक्स का वेन्यू क्या है, तो लॉस एंजुलिस कैलिफोर्निया में होगा, ठीक है जी। दो नए सॉरी, दो नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पहले का नाम है स्क्वैश एंड सेकंड इज फ्लैग फुटबॉल, ठीक है जी, क्लियर हो गया। लॉस एंजुलिस आपको पता है ना कहाँ, यूएसए में, एक बार देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट पूरा का पूरा, ठीक है। लॉस एंजुलिस का है, किसको पता है? ये है लॉस एंजुलिस, एक बार सर्च कर लेते हैं। लॉस एंजुलिस सी है, कैलिफोर्निया में है। ये रहा आपका लॉस एंजुलिस कोने में, यहाँ पर छोटा सा कैलिफोर्निया स्टेट है इनका, उसमें लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो टेक है, बड़े बड़े टेक, गूगल, मेटा, आपका यूट्यूब, ये सब के सब यहाँ पर है कैलिफोर्निया में। तो लॉस एंजल्स भी यहाँ पर हमारा 2028 का समर ओलंपिक्स हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, जिसमें दो नए गेम स्क्वैश एंड फुटबॉल इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। ये पूरा यूनाइटेड स्टेट है, इसके ऊपर कनाडा एंड देन मैक्सिको, ठीक है जी, क्लियर है। इसके नीचे साउथ अमेरिका, कल देखा ना हमने पढ़ा था ना,
अर्जेंटीना के बारे में, ये अटाकामा डेजर्ट है, ये चिली है, चिली के भी अटाकामा अर्जेंटीना और चिली के बीच में एक कौन सा माउंटेन था, एक वॉल्केनिक माउंटेन, ओजास डेल सल्वाडो ऐसे कुछ नाम करके था। ठीक है, आप देखिएगा। लॉस एंजलिस में पता लग गया कहाँ पर है। चलते हैं आगे। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट आ गया 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। तो 24th जो पैरा एथलेटिक नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है वो कहाँ हुई है? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। देखो कितने सारे स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं भुवनेश्वर में ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है मुझे पता है। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ठीक है जी, वेन्यू हो रहा है इसका। हेल्ड कब होंगे? 17 मार्च से ये 21 मार्च से होंगे, जो कि हो चुके हैं 2026 में। क्यों मार्च के पढ़ लेना। तो उसमें फर्स्ट प्लेस किसकी थी भाई? पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस हुई थी नेशनल की, उसकी फर्स्ट प्लेस हरियाणा की थी। क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड प्लेस तमिलनाडु, थर्ड प्लेस गुजरात। जो होस्ट परफॉर्मेंस थी, मतलब उड़ीसा कौन से नंबर पे थी? तो वो थी 9th पोजीशन में। बस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है जी, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। पैरा एथलेटिक्स से याद रखना कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। पहले नंबर पे जिसका मेडल था वो था हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बुक्स एंड ऑथर सेगमेंट आ गया है। ठीक है। ठीक है, इसमें आज एक ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ये बुक का नाम है और इसके ऑथर कौन है? कैलाश सत्यार्थी जी। ये इनकी फोटो लगी है, कैलाश सत्यार्थी जी, ये है। ठीक है जी, तो ये इनकी बुक है। अब इन्होंने पब्लिश किसने करी है? हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया ने इन्हें पब्लिश करी है। तीन चीज याद रखेंगे, किसने लिखी है और कौन पब्लिशर है, यही क्वेश्चन आता है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ेगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लगाया कि बुक में क्या लिखा है। कुछ ना पूछते कम ही है एग्जाम्स में कि बुक्स में क्या लिखा है, बस ऑथर पूछा जाता है या पब्लिशर पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये कब हुई है? अनवील्ड एंड न्यूटोनियन इवेंट किसने करी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत जी ने, ये सीजीआई है हमारे। और फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी डॉक्टर किरण बेदी ने इन्हें अनवील किया था इस बुक को। ठीक है जी, अब थोड़ा सा कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। बहुत बड़ा प्राइज होता है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, कब मिला था? 2014 में मिला था। और उसी टाइम पे पाकिस्तानी एक्टिविटीज है मलाला यूसुफजई, इनका नाम सुना होगा आपने, काफी पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। इनको एजुकेशन से रिलेटेड जब ये स्कूल जा रही थी तो इनको करीबन जो तालिबान थी उन्होंने गोली मार दी थी शायद से, तो उनकी काफ़ी सारी गोलियां लगी पड़ी है। तो ये जब ऐसे ये बहुत फेमस हो गई थी क्योंकि बच गई थी। ब्रिटेन में गए थे, इनका पूरा इलाज चला था वहां से, फिर इनको पीस प्राइज मिला गया था उस टाइम पे। ठीक है जी, तो मलाला यूसुफजई और इन दोनों को साथ में मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में। ठीक है, और जो कैलाश सत्यार्थी उनको क्यों मिला था नोबेल पीस प्राइज? क्योंकि ये चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल की राइट के लिए बातें करते थे। मतलब उन्होंने काफी काम भी किया है जो बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है जी, इन्होंने एक वो चलाया था मूवमेंट जिसको बोलते हैं बचपन बचाओ आंदोलन, सेव द चाइल्ड मूवमेंट इसको बोला जाता है 1980s। किसने? कैलाश सत्यार्थी जी ने। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। करुणा द पावर पावर ऑफ कंपैशन जो किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी जी ने, जो कि नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल पीस प्राइज विनर है 2014 में। और इनका मूवमेंट है बचपन बचाओ आंदोलन, सेव द चाइल्ड मूवमेंट। ठीक है जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाते हैं। दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं, उसमें क्या लिखा है? ट्रैफिकिंग नहीं करनी है हमें किसी भी, ठीक है, इसकी भी ह्यूमन बीइंग की, या फोर्स लेबर नहीं करवाना। दो चीज लिखी है आर्टिकल 23 में। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बाय एंड सेल, मतलब खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, स्टेट को प्रिवेंट करना है। मतलब स्टेट ने प्रिवेंट करना है, स्टेट के लिए होती है ना फंडामेंटल राइट्स, कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा। तो स्टेट क्या करेगा? प्रोहिबिट करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, मतलब बच्चों से काम नहीं करवाएगा या किसी भी से भी फोर्स लेबर नहीं करेगा। आर्टिकल 24 क्या करता है? ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 अगर बच्चों से रिलेटेड बात आ जाती है, चिल्ड्रन से रिलेटेड बात, कोई प्रोहिबिट्स करता है एम्प्लॉयमेंट
ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द फैक्ट्रीज माइंस एनर्जी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर बच्चे 14 ईयर्स से छोटे हैं तो उनको हमें फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं करनी है, माइंस में एम्प्लॉय नहीं करना है, और कोई भी ऐसी जगह जहां पर हजार्डियस काम हो रहा है वहां पर एम्प्लॉय नहीं करना है या एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, वो स्टेट का काम है। तो आर्टिकल 24 आपको याद रहना चाहिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है जी। चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग अवार्ड्स आ गए, जो अवार्ड्स अभी न्यूज में थे इस वीक में वो हम कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया इसमें 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको तो आप रट दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, किसको मिला है इस बार? तो मिला है 2025 के लिए मिला है आर वेरो मुथु जी को। ये तमिल पोएट हैं जिनको ये 60th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, इन रिकॉग्निशन मोमेंट एंड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर, इसलिए इनको मिला है। ठीक है, थर्ड तमिल राइटर है जिनको ये अवार्ड मिला है, और फर्स्ट तमिल पोएट है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये इनकी फोटो लगी हुई है साइड में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 2003 में, पर अभी इनको 2025 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। 2026 में मिला है, पर जो ड्यूरेशन था तो 2025 का ड्यूरेशन था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है 2025 में किसको मिला है तो वो यही होंगे 16 कौन, आर वेरम मुथु जी। ठीक है जी। इनको और भी ऑनर्स मिले हैं, पद्मश्री मिला है इनको, पद्म भूषण भी मिला है 2014 में, 2003 में इनको पद्मश्री भी मिला है। ठीक है जी, थोड़ा सा अवार्ड के बारे में पढ़ लीजिए। 1961 में हमने इनिशिएट इंस्टीट्यूट करा था, ये रखा मतलब बनाया था, और इसको कौन करता है? भारतीय ज्ञानपीठ एक ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको देखती है। ठीक है, फाउंडेड, जो ये फाउंड हुई थी वो 1944 में करी थी, इसको छोड़ दीजिए आप। पर ये याद रखना कि ज्ञानपीठ अवार्ड कब हुआ था, तो ये है 1961 में। ठीक है जी। ये क्या करता है? जो हमारी 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस है उसमें से ये देता है। ठीक है जी। जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस लिखी है उनमें से ये देखता है कि किसका कंट्रीब्यूशन अच्छा है तो उसको ये देता है। ठीक है, ये पोस्टमोसली नहीं दिया जाता, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इसे नहीं दिया जाता है, जब इंसान जिंदा रहेगा तभी ये मिलता है। ठीक है जी। कैश प्राइज है इसमें 11 लाख रुपए का। ठीक है, और एक रेप्लिका स्टैचू मिलता है सरस्वती जी का, गॉडेस का सरस्वती है ना, उनका रेप्लिका मिलता है। दो चीजें मिलती हैं, 11 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 11 लैक्स, एंड गॉडेस सरस्वती का एक स्टैचू मिलेगा। ठीक है जी। अब देख लेते हैं हमारे पहले विनर कौन थे इसके। जी शंकर करूप जी 1965 में। ठीक है, ये इसके पहले विनर थे। पहले विमेन देख लीजिए कौन थे, बंगाली नोवेलिस्ट आशा पूर्ण देवी जी। ठीक है, ये फर्स्ट विमेन थी। ठीक है जी। और फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको मिला था? अमिताभ घोष जी को, 2018। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड का क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देंगे सीधे आर वैरा मुथु जी। ठीक है जी, तमिल के हैं, अगर स्टेट भी पूछा जाए तो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। हो गया जी क्लियर। चलते हैं आगे। 98 एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है जी। ठीक है जी, जो हमारे ऑस्कर होते हैं ना उनको एकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है, और ये अभी 98 वाला था। ठीक है, तो इसमें देखिए जी, मेन जो आता है बेस्ट पिक्चर पूछा जाता है। बेस्ट पिक्चर मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट पिक्चर 2026 की जो मिली है ऑस्कर में, वो मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसको मिला है। ठीक है, बिगेस्ट विनर रह चुके, टोटल ऑफ 6 अवार्ड जीते हैं इन्होंने। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर का ऑफ 2026 जो कि ऑस्कर मिला है वो है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपको आएगा डायरेक्ट कि ऑस्कर का बहुत क्वेश्चन आता है। अगर वो ऑस्कर नहीं मेंशन करेंगे तो एकेडमिक अवार्ड भी मेंशन कर सकते हैं कि 98 एकेडमी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म या मूवी हैज वन 98 एकेडमिक अवार्ड, द आंसर विल बी वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, आप थोड़े और विनर्स। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? माइकल बी जॉर्डन को मिला है फॉर सिनर्स। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बर्कले। बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट अडेप्टर स्क्रीन प्ले, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो ये लिख लेना, आप देख लेना। ठीक है जी। और सिनर इज क्लोजली फॉलोड बाय, इनको 4 कैटेगरीज में विनर मिला है, दूसरी जो इसके बाद थी सिनर्स। ठीक है जी, इनको 6 अवार्ड मिले, इनको 4 मिले। ठीक है, और ये देख लीजिए
सीनियर सिक्योर्ड 16 नॉमिनेशन भी इनको रहने दिए। कॉन्फरिंग बॉडी कौन सी? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, ये होता है। इन्होंने इसको करा है। अब देखिए हिस्ट इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है इसमें? जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो भानु अथैया जी है, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर रिसीविंग एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। भानु अथैया जी को मिला था 1983 फॉर फिल्म गांधी। जो गांधी मूवी थी उसमें जो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला है भानु अथैया। फर्स्ट ऑस्कर था हमारा, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में मिला है, ठीक है जी। ठीक है जी, हो गया क्लियर। और 2023 इस बार तो हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, तो पर 2023 में जो 95th ऑस्कर थे उसमें क्या, नाटू नाटू जो गाना था, तो आपने देखी होगी ना मूवी, ट्रिपल आर 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 आर, ठीक है। उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को जो कैटेगरी थी उसमें हमने जीता था, ठीक है जी। नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 95th ऑस्कर 2023 में, जो कि आर 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 मूवी का गाना था। सुना होगा आपने नाटू नाटू, ठीक है जी। और एलिफेंट विस्पर्स एक वो थी डॉक्यूमेंट्री, उसको मिला था वर्ल्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। तो दो याद रखना आप, एलिफेंट विस्पर्स एंड नाटू नाटू, ये अभी नहीं हुए, 2023 में जो 95 ऑस्कर्स था, ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसका वेन्यू तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये हॉलीवुड लॉस एंजलिस में ही होता है, ठीक है। एलए मैंने आपको दिखाया था अभी, कहाँ हो रहा है ये? एलए में ही होता है, हॉलीवुड जिसे बोला जाता है, हॉलीवुड, ठीक है। ये इसका वेन्यू रहता है हर साल ही, ठीक है जी। तो हो गया क्लियर। 98 एकेडमिक अवार्ड्स से आपको याद रहेगा कि कौन सी मूवी जीती है, वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है जी। चलते हैं आगे। 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज। अब देखिए जी, स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है? कावे मदानी जी को मिला है। ये प्रोफेसर है कहाँ के? ईरान के, ठीक है। इनको क्यों क्यों मिलता है? अभी स्टॉकहोम वाटर प्राइज क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है, किसी ने भी कोई भी इंडिविजुअल है जिसने गवर्नेंस में वाटर रिलेटेड अच्छी पॉलिसीज लाया तो उसको मिला जाता है, ठीक है। तो इनकी फोटो लगेगी, कावे मदानी जी, ठीक है। ये क्या है? प्रोफेसर है, कावे में कहाँ के? ईरानियन साइंटिस्ट है, ठीक है। अवॉर्डेड टू प्रोफेसर कावे में प्रोमिनेंट ईरानियन साइंटिस्ट, ठीक है। ही इज द यंगेस्ट लॉरेट, तो हिस्ट्री ऑफ द प्राइज यंगेस्ट है ये। ही इज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल टू रिसीव दिस प्रेस्टीज, तो ये यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल भी है, ठीक है जी। तो आप नाम याद रखने चाहिए, बस यही पूछा जाता है एग्जाम में कि 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसने जीता है, तो कावे मदानी जी। सेकंड चीज उनसे या तो ये पूछ लेंगे कौन से एथनिसिटी या कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो ईरान से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए कि क्या है ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं, ऑल्सो रिफर्ड एज अ नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। 1991 में करा था, तो स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन है वो इसको कोलैबोरेट करती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेस वो इसको कॉन्फर करती है, ठीक है। 1 मिलियन स्वीडिश क्रोना इसको दिया जाता है, ठीक है। ठीक है जी। फर्स्ट इंडियन लॉरेट कौन थे? ये थे माधव आत्माराम चिताले जी, जिन्होंने 1993 में कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए जीता होगा, ठीक है जी। अब एक चीज देख लियो, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है? मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे आता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, आपको ऐसे याद रह जाएगा कि वर्ल्ड वाटर डे भी मार्च 22 को आता है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज हो गया क्लियर, कावे मदानी जी जो कि ईरान के हैं, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को नोबेल पीस ऑफ वाटर भी कहा जाता है, ठीक है जी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ये भी एक अवार्ड है। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये किसको मिला है? एन चंद्रशेखर जी को मिला है, जो कि चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। एन चंद्रशेखर जी, ये देखिए उसकी फोटो भी लगी है इनकी, ठीक है। कुछ नहीं करा है इन्होंने, क्या करा है? स्टेलर कॉन्ट्रीब्यूशन स्टैंडिंग यूके एंड इंडिया बिजनेसेस रिलेशन एंड कमर्शियल कॉपरेशन को मिला है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है इसे। और मेन चीज जो याद रखने की जरूरत है, किसको मिला है और कौन, क्या नाम है अवार्ड का? नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर। तो ब्रिटिश अंपायर से याद रख लेना आपको, एक तो ब्रिटिश सरकार ही दे रही होगी, और दूसरा किसको मिल गया है यहाँ पर? एन चंद्रशेखर जी, जो चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स के, ठीक है जी। क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 2026 मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज।
अब देखो जी, ये किसको मिला है? मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज। ये मिला है विलियम डेल रिम्पल को। विलियम डेल रिम्पल, ये इनका नाम है। इनको मिला है जो उनकी बुक है द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, उसके लिए मिला है। ठीक है, कुछ नहीं है, जो हिस्ट्री की कोई बुक्स लिखता है वो, अगर कोई अच्छी बुक होती है, ठीक है, तो उसको मार्क रिटन प्राइज मिल जाता है। हिस्ट्री प्राइज हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की बुक होगी कोई, गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, तो इनको मिला है मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज। किसको? विलियम डाल रिम्पल को। ठीक है जी। कितना मिलता है? यूएसडी $10,000 मिलते हैं। ये इनकी फोटो है, ये इनकी बुक है, ये बुक है, ये इनकी फोटो है साइड में। ठीक है जी, क्लियर है? कोई किसी को डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मेटा किस का फुल फॉर्म क्या है? महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। ठीक है, तो महिंद्रा जो हमारी बहुत बड़ी जाइंट है, जिसको हम ऑटोमोबाइल जाइंट बोलते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके फाउंडेशन का ये अवार्ड है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स, मेटा अवार्ड बोलते हैं। 2026 को ये किसको मिला है? एक्टर एंड डायरेक्टर अमोल पारेकर जी को मिला है। ये बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं, पुरानी मतलब हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, अब तो काफी बूढ़े हो चुके हैं, और ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो इनकी पुरानी फोटो है। ठीक है जी, आपने देखे होंगे काफी सारी मूवीज में, एक पुरानी एक गोलमाल मूवी होती थी, उसमें ये एक्टर रह चुके हैं, और ये अभी इनकी फोटो है, अभी रिसेंटली की फोटो है। ठीक है जी, तो आप ऐसे याद रह जाएगा आपको, अमोल पालेकर जी मेटा अवार्ड 2026। चलते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा है? इकोनॉमी सेगमेंट आ गया है। ठीक है जी, इसमें पहला टॉपिक है इकोनॉमी में भीम। अब भीम में क्या हुआ है? भीम आपको पता ही होगा कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या है? यूपीआई बेस्ड वो है जिससे हम क्या पेमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया, जो धोनी जी है हमारे, महेंद्र सिंह धोनी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी हैज अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रिटी एज ए ब्रांड एम्बेसडर? द आंसर विल बी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, भीम इज हेविली प्रमोटेड अंडर न्यू स्लोगन भारत का अपना पेमेंट ऐप। ये स्लोगन दे रखा है भीम ने, भारत का अपना पेमेंट ऐप। डेवलपर कौन है? एनपीसीआई, कल हमने बताया था ना एनपीसीआई के बारे में थोड़ा आपको। एनपीसीआई क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि जिसने रुपए भी बना रखा है, यूपीआई भी बना रखा है, भीम भी बना रखा है, और भारत बिल पे भी बना रखा है। आप कल की वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लॉन्च डेट कब थी हुई थी भीम की? 13 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ था भीम। ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, 13 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ था भीम। ये भीम किन के नाम पे रखा हुआ है? कोई आइडिया किसी को? भारत इंटरफेस फॉर मनी किन के नाम पे रिफर करते हैं? कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा प्लीज। किसके नाम पे रिफर होता है भीम? कि ऐसे ही कुछ भी नाम रख के रख दिया है? नहीं, ठीक है, नो आइडिया सर। देखिए, भीमराव अम्बेडकर होता है ना, जो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव अंबेडकर जी, उन्हीं के नाम पे भीम रखा गया। ठीक है जी, यही है इसका फंडा, तो आपको याद रह जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पॉलिटीन न्यूज। अब देखो क्या, कल हमने पढ़ा था ना पॉलिटीन न्यूज में कि लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड जो हमारे पीएम बन चुके, अब कल ही न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम भी बन चुके। कल मैंने मना करा था ना कि पीएम नहीं है अभी जवाहरलाल नेहरू, कल ही इन्होंने क्या सरपास कर दिया था जवाहरलाल नेहरू जी को। कल जो वेनेसडे थी, वेनेसडे नहीं, आई थिंक ट्यूसडे को इन्होंने सरपास कर दिया था प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को। उनके 4398 डेज थे ऑफिस में। ठीक है, अब इन्होंने सरपास करके 4399 डेज कर। तो आपको आपको क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट पीएम कौन थे हमारे इंडिया के? तो वो अब नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। इन्होंने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को सरपास कर दिया है। अब ये लॉन्गेस्ट सर्विस हेड भी है और पीएम भी है, दोनों है। कल मैंने केवल हेड केवल बताया था, कल ही ये न्यूज़पेपर में आया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया इसीलिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये लिखा हुआ है स्लाइड में, मोदी बिकम्स इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। तो आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देना।
नेक्स्ट कर दें ट्रेंडिंग पर्सन्स। ट्रेंडिंग पर्सन में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी एक ही है वो है भूमिका श्रेष्ठा जी। तो भूमिका श्रेष्ठा जी क्या है? नेपाल फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एमपी। ठीक है, ये नेपाल की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एमपी है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट एलबीजीटीक्यू राइट एक्टिविस्ट है और एक्ट्रेस भी है भूमिका श्रेष्ठा जी। क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देना। ठीक है, एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इनकी? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ये नेपाल में है, याद रखना, इंडिया में मत 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 मार्क कर देना। तो भूमिका श्रेष्ठा जी नेपाल की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एमपी बनी है। एमपी बनी है, ठीक है, क्योंकि वहां के पार्लियामेंट में होगी, पार्लियामेंट ऑफ नेपाल में इनका सीट है। ठीक है जी, भूमिका श्रेष्ठा जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया ट्रेंडिंग डेज। बहुत ही बेकार सेगमेंट, ये तो याद ही नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए, अभी अब हमने पढ़ा था वर्ल्ड वाटर डे, मार्च 22 में आता है वर्ल्ड वाटर डे। ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इंटरनेशनल हैप्पीनेस 2026, ये मार्च 20 को आता है, ये याद रखना है। इसकी थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मार्च 15 को, इसकी थीम याद रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मार्च 21 को आता है, और इसकी आप थीम याद रखना। तो ये जब आप पढ़ोगे या वीडियो देखे, आप अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसमें जरूर लिख देना ये चीजें। दो तो पक्का ही लिख देना, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 एंड वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मार्च 15 को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और अभी हमने कुछ दिनों स्लाइड में पहले पढ़ा था कि हमारे इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंक है? कोई बताएगा? हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंक है हमारी अभी इंडिया की 2026 में? कोई बताएगा? नहीं बताना चाहता कोई? गलत लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो हमारा हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इसीलिए मैं यहाँ से रिलेट करके बता रहा हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो उसमें ठीक है मैं बता देता हूँ, 116th रैंक है। ये क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक 116th है। ठीक है जी, कौन निकालता है इसको, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को? इसको निकालता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वेलबींग रिसर्च सेंटर। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वेलबींग रिसर्च सेंटर निकालता है। ठीक है, तो 116th में है हम इस टाइम पे। तो क्वेश्चन आएगा, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कौन से नंबर पे हैं? तो 116th में हैं हम। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग प्लेसेस, कौन कौन सी प्लेसेस हमारी इंपॉर्टेंट थी न्यूज में, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कलिंजर फोर्ट हिल। ठीक है, ये न्यूज में था, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कलिंजर फोर्ट कहाँ पर है? बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, और ये क्या हो गया, नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। नेशनल जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल नेशनल जियो हेरिटेज साइट कलिंजर हिट फोर्ट। ठीक है जी, कलिंजर फोर्ट किसने बनाया? ये बनाया था चंदेला डायनेस्टी ने, यहाँ पर लिखा हुआ है देखोगे, चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था ये कलिंजर फोर्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। यही होगा क्वेश्चन अगर आता है कि रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किसको डिक्लेयर करा है नेशनल जियो हेरिटेज साइट, तो द आंसर विल बी कलिंजर फोर्ट हिल। ठीक है, बांदा उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए। 1858 में इसको फाउंड किया गया था सर थॉमस ओल्डमैन जी ने, और इनका सेंट्रल हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर बहुत बार आता है पूछने के लिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। और ये 1858 में फाउंड हुई थी। ये रहा हमारा कलिंजर फोर्ट, यहाँ पर है। ये बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, इतनी हाइट में ये है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। खर्ग आइसलैंड, अब ये बहुत न्यूज में था, खर्ग आइसलैंड, खर्ग आइसलैंड हर जगह न्यूज में आ रहा था, क्योंकि ईरान वॉर में ये आ रहा है। तो ये है क्या? ये ईरान में है, पर्शियन गल्फ में है, सॉरी। और ये क्या है, यहाँ पर जो ईरान की ना 90% ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट फैसिलिटी है। ये देखो यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ दिख रहा है, ये है खर्ग आइसलैंड। तो यहाँ पर क्या है, जो ईरान की जो मेजर एक्सपोर्टिंग फैसिलिटीज है ना, जहाँ से वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, वो यहाँ पर है। तो कई बार यूएस क्या कर रहा था, एक धमकी दे रहा था ईरान को कि हम खर्ग आइसलैंड में
खर आइलैंड में हमला कर देंगे, खर आइलैंड में मिसाइल गिरा देंगे, खर आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये इसलिए ये न्यूज में आया बहुत बार। तो ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि खर आइलैंड कहाँ पर है, तो आप सीधे लिख लेना ईरान में है, या फिर पूछा कौन सी वाटर बॉडी में है, तो ये पर्शियन गल्फ में है। ठीक है जी। आपको देखो मैप के थ्रू मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आप, ये चले हम मिडिल ईस्ट, सॉरी मिडिल ईस्ट में, और ये आ गया मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो ये है हमारा पर्शियन गल्फ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये गल्फ ऑफ ओमान। देखो इंडिया से कितना दूर है, ये है हमारा। ठीक है, और ये हमारा हमारा पर्शियन गल्फ है। अब यहीं कहीं छोटा सा आइलैंड होगा, खर्ग आइसलैंड। अब इसमें तो दिख नहीं रहा है, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी, पर यहीं कहीं हमारा हमारा क्या है, खर्ग आइलैंड है। ठीक है जी। आई थिंक ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है। ठीक है, तो खरे आइलैंड यहीं पर है पर्शियन गल्फ में। क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देना ईरान की टेरिटरी है, यहाँ पर 90% ऑफ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज है वो ईरान की यहीं पर ही है। ठीक है जी, तो खर्ग आइलैंड आपका हो चुका है क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, ये भी बहुत न्यूज में थी। इसमें क्या हुआ, ईरान ने क्या काफी सारे मिसाइल अटैक कर दिए थे, तो ये रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी न्यूज में आ गई थी। अब ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका, कतर का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिक्विफाइड एलएनजी जो गैस होती है ना, उसका एक्सपोर्ट हब है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट हब है किसका, कतर का। ठीक है जी। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कतर कहाँ पर है। देखिए ये है आपका कतर, ये कंट्री। ठीक है, अब देखो सारी कंट्रीज जो भी नाम आ रहे हो सारे के सारे हैं। ये पर्शियन गल्फ हो गई, गल्फ ऑफ ओमान होगी, ये वाला पोर्शन है क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये कतर है। अब रास लफान यहीं कहीं होगी अंडर, इसके अंदर ही, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है किस जगह है। और ये बहरीन है इसके बगल में ही, तो कतर में है। और ये यूएई है, ये ओमान है, ये यूएई के अंदर दुबई, यहाँ पर भी छोटा सा ओमान है। ठीक है, ये ओमान की टेरिटरी है यहाँ पर। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसके ऊपर ईरान, ये देखिए ऊपर ईरान, यहाँ इराक है, ये इसराइल है यहाँ पर इधर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चीजें याद रह जाएगी। चलते हैं आगे, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी हो गया। चलते हैं आगे, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, इसको निशत बाग भी बोला जाता है, और ये कहाँ है, श्रीनगर में। ये अभी क्या हुआ, ये ओपन हो गया था किसके लिए, विजिटर्स के लिए। खोल दिया होगा ना, समर आ गया तो ट्यूलिप उग गए होंगे, ये देखो ट्यूलिप कितने सारी ट्यूलिप है श्रीनगर में है, तो इसको ओपन कर दिया था विजिटर्स के लिए कि आप आइए देखिए, फोटो वोटो खिंचाइए और जाइए। ठीक है, तो ये एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। ठीक है जी, कहाँ है, श्रीनगर में है, और इसको बोला जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि जिसको निशत बाग भी बोला जाता है। ठीक है जी, हो गया क्लियर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। ऐसे ही हो गया। 30 हेक्टेयर का है, सीनिक व्यू का था डल लेक, ये देखिए इसके सामने डल लेक दिख रही है आपको, ये डल लेक है यहाँ पर, ये ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप लगे इतने सारे। चलते हैं आगे, ये होगी एंड ऑफ स्लाइड, आज का सेशन हो गया खत्म। ठीक है, आज हमारा इतना ही करना था। तो बताइए कोई डाउट हो किसी को किसी भी स्लाइड से रिलेटेड, या कोई भी ग्रेवेंसेस हो, या कुछ भी आप चाहते हो हम ऐसा इंप्रूव करेंगे तो हम करेंगे। ठीक है जी। किसी ने बोला था कल कि हम क्वेश्चंस डालेंगे, पर उसके लिए हमने सर से बात करी है, तो क्वेश्चंस के लिए हम अलग से क्लास लेने वाले हैं अभी 15 तारीख के बाद, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो हम क्वेश्चंस के लिए अलग ही पूरा का पूरा वो पूरा मही हफ्ते का जो भी करंट अफेयर होगा या कोई भी टॉपिक होंगे उसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे, पूरे करंट अफेयर एमसीक्यू की ही पूरी क्लास होगी। ठीक है, अब बताइए आज का सेशन कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया, कि ऐसा ही चल रहा है बस, मोबाइल फोन या लैपटॉप खोल के बैठ गए हैं कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आ गया तो ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे, कल हम सेकंड वीक का करेंगे और उसके अगले दिन फर्स्ट वीक का हम कंप्लीट कर देंगे मार्च मार्च का।